गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दो स्थितियां हो सकती हैं, एक अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति वो जो कि द्विध्रुव की अक्ष के ऊपर ही, अक्ष की ही लाइन में किसी जगह पर कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, यानी द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो हम कहते हैं कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और दूसरा है निरक्षीय स्थिति में, अर्थात द्विध्रुव की निरक्ष पर, निरक्ष यानी अक्ष से हटकर किसी पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो हम कहते हैं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पहले हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया कि 2L लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी माध्यम में K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है और द्विध्रुव की अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P की दूरी R, जो कि आपको चित्र में दिख रहा है, R है, और इस तरह से हम OP = R और AB की लंबाई हमें पता है 2L, तो AP की लंबाई निकाल सकते हैं। A से लेकर के P बिंदु तक की दूरी R + L और B से लेकर के P तक की दूरी R - L है। तो द्विध्रुव के आवेश -Q और +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं यदि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर हों तो E1 की वैल्यू 1/4πε0 K Q/R + L का होल स्क्वायर और +Q आवेश के कारण P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = 1/4πε0 K Q/R - L का होल स्क्वायर। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की नेट तीव्रता E1 और E2 का वेक्टर सम यानी सदिश योग के बराबर होगी। तो E1 और E2 की दिशाएं आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है। E1 की दिशा ये दिख रही है आपको, और +Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा E2 है, जो कि धन आवेश से बाहर की ओर जाते हुए होती है। तो दोनों ही E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में हैं, इसलिए इनका वेक्टर सम होगा वेक्टर E = वेक्टर E2 - वेक्टर E1। परिमाण में देखें तो E = E2 - E1। E2 और E1 की वैल्यूज़ हम ऊपर से रख लेंगे यहाँ पर। तो 1/4πε0 K × Q, जो कि कॉमन है, वो बाहर आ जाता है ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर केवल दूरियाँ बचती हैं 1/R - L का होल स्क्वायर - 1/R + L का होल स्क्वायर। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है E = Q/4πε0 K 4RL/R² - L² का होल स्क्वायर। अब इसमें ऊपर वाली डिजिट को, ऊपर वाले टर्म्स को देखें तो Q × 4RL, जहाँ से हम 2L × Q निकाल सकते हैं, और हमें पता है कि 2L × Q = P होता है। तो यहाँ 2L × Q की जगह पर हम P रख देंगे और हमारे पास बचेगा 2P × R। तो E की वैल्यू हो गई 1/4πε0 K 2PR/R² - L² का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि L जो है वो बहुत छोटी दूरी है R की अपेक्षा। L इज़ वेरी मच लेस देन R, इसलिए इसके जो हायर ऑर्डर टर्म्स होंगे L², L³ L⁴ ये सब नेग्लिजिबल होंगे। तो इनको हम जब
नेगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास बचा रह जाता है आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है आर की पावर 4। ऊपर हमारे पास एक आर और है न्यूमरेटर में, उस आर से जब नीचे वाले आर की पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो आर क्यूब बचेगा, और हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 2p/r³। और यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में। इसके बाद हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति के लिए हम एक द्विध्रुव AB लेते हैं जिसकी लंबाई फिर से वही 2L है, जो कि -q और +q से बना हुआ है, और इसकी निरक्ष लेने के लिए हम कोई और पॉइंट ना मान करके इसके मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को मानते हैं। तो मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा पर ही एक पॉइंट P स्थित है, ये आपको दिख रहा होगा, O से जाती हुई रेखा पर स्थित है। इस रेखा पर पॉइंट P है और यह है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष यानी नॉन एक्सियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब पॉइंट P पर हमको द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और यहाँ पर हम देखें AB की वैल्यू है 2L, OA और OB एक दूसरे के बराबर हैं L और L। AP की वैल्यू, AP की जो लंबाई है वो हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें, चूँकि ये APO समकोण त्रिभुज बन रहा है, APO समकोण त्रिभुज है, इसलिए AP की वैल्यू √r² + L² होगी, और यही वैल्यू BP की भी होगी, क्योंकि AP और BP O मिड पॉइंट है AB का, इसलिए AP और BP की वैल्यूज बराबर होंगी। अब हमें पता है कि P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो -q और +q दोनों के कारण होगा। तो -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 q/r² + L², क्योंकि ये √r² + L² है, और हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी का स्क्वायर लेते हैं, तो दूरी का स्क्वायर लेने की वजह से ये √ हट गया है। इसी तरह +q के कारण 1/4πε0 q/r² + L², जो कि E2 की वैल्यू होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि E2 और E1 की दिशाएं, E2 की दिशा BP की दिशा में है, ये वाली, और E1 की दिशा आवेश की ओर है, इस तरह से। तो अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को देख करके एक समांतर चतुर्भुज बना लें, वेक्टर के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, तो इसका जो विकर्ण होगा, ये विकर्ण ही इनका परिणामी या रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये हमारा E2 है और ये हमारा E1 वेक्टर है। सभी को मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो E की वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर से वही वेक्टर सम करना होगा। E वेक्टर = E1 + E2। तो अगर हम अब यहाँ पर देखें, हमें ये बात पता चल गई है कि ये बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से सॉल्व होगा। एक वेक्टर E2 है ये, और एक वेक्टर है ये E1, और परिणामी हमको मिल रहा है E वेक्टर। अब यहाँ पर हम बात करें तो E2 का 2 घटक हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये, और दूसरा वर्टिकल पोजीशन में अपवर्ड। इसी तरह E1 वेक्टर के भी 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये वाला, और एक वर्टिकल पोजीशन में
ये वाला। और हम देख सकते हैं अगर हम इसको थीटा मान लें इन कोणों को, क्योंकि नीचे हमने यहाँ डायग्राम में बनाया हुआ है कि ये थीटा कोण है, ये वाला कोण थीटा कोण है, तो हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में और वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। यहाँ आप देख रहे हैं ये E1 है और ये है E2 वेक्टर, ये है E1। अगर ये थीटा होगा तो ये होगा E1 साइन थीटा और ये होगा E2 साइन थीटा, और इसी तरह से ये होंगे E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, यानी कि दोनों के वर्टिकल वेक्टर्स E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। और E1 कॉस थीटा दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी जो वेक्टर E होगा हमारा वो E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा का सम होगा। ये अब यहाँ से हमको निकालनी है कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू के लिए हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं AOP। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वैल्यू AO की वैल्यू L है और हमें पता है AP की वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं कॉस थीटा की L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो E विल बी इक्वल टू 2E1 कॉस थीटा और E विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हम E1 की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि E1 और E2 हमको दोनों ही बराबर दिख रहे हैं, इक्वल हैं दोनों ही, इसलिए E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब सबको एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा E इज इक्वल्स टू 2QL 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। हम यहाँ पर भी L के हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि L इज़ वेरी मच लेस देन R, इसलिए हम L स्क्वायर और हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं और हमें मिल जाता है R स्क्वायर की पावर 3/2 और R स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू R क्यूब, और वही चीज़ हमने यहाँ रख ली है। E इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R क्यूब, और ये P कहाँ से आया है, क्योंकि हमें पता है 2L इंटू Q इज इक्वल्स टू P, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, उसकी भी वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R क्यूब। ये है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसकी दिशा आपको पता ही है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। P की डायरेक्शन है हमारी ये वाली -Q से +Q वाली, लेकिन E की डायरेक्शन जो है वो P के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें भी दो स्थितियां होंगी जैसे वैद्युत क्षेत्र में थी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अब अक्षीय स्थिति में देखते हैं, फिर से वही हम करेंगे डायग्राम जो बना था पहले वैद्युत क्षेत्र में, वही वाला डायग्राम रहेगा, केवल फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला लिया था, यहाँ पर हम वैद्युत विभव का फार्मूला लेंगे। तो पहले -Q के कारण P पॉइंट पर कुछ वैद्युत विभव होगा,
वो वैद्युत विभव V1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के माइनस क्यू, क्योंकि विभव में चार्ज का साइन रखा जाता है, माइनस क्यू अपॉन R प्लस L। और इसी तरह प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर वैद्युत विभव होगा V2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L। P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल जो होगा V, वो इन दोनों का एल्जेब्राइक सम होगा, V1 और V2 का एल्जेब्राइक सम होगा V1 प्लस V2। और यहाँ पर दिख रहा है कि Q अपॉन 4πε0 के इज़ कॉमन, इसलिए इसको हमने बाहर ले लिया है ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर -1/r प्लस एल प्लस 1/r माइनस एल बचा है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 के 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ भी वही चीज़ कि 2L इंटू क्यू इज़ 2L इंटू क्यू जो है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। और उसकी वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें मिलेगा V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम ये भी जानते हैं कि L बहुत छोटी दूरी है R की अपेक्षा, L इज़ वेरी मच लेस देन R, इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं L स्क्वायर को, क्योंकि बहुत छोटी राशियों के जो स्क्वायर या क्यूब्स होते हैं वो और भी छोटे, उनसे भी छोटे होते हैं, इसलिए हम इन्हें नेगलेक्ट करते हैं। तो जब हम नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास V का एक फॉर्मूला आ जाएगा, एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो होगा V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के P अपॉन R स्क्वायर। ये वैद्युत विभव है, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट P पर, जबकि वो द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है। अब हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र के लिए बनाया था डायग्राम, वैसे ही यहाँ पर भी बन रहा है कि 2L लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव लिया गया है और O उसके मिड पॉइंट से जाती हुई रेखा पर ही पॉइंट P एक ले लिया गया है, और इसी पॉइंट P पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और इसके लिए हमें माइनस Q से उत्पन्न वैद्युत विभव लिखना है। तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के माइनस Q अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरह V2 जो कि प्लस Q के कारण P पर है वैद्युत विभव, वो है 1/4πε0 के Q अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पर जो P पॉइंट पर जो नेट वैद्युत विभव होगा, नेट पोटेंशियल होगा, वो होगा V1 प्लस V2। अब V1 प्लस V2 करने के लिए Q अपॉन 4πε0 के -1/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप देख रहे हैं दोनों ही दूरियां बराबर हैं और एक दूरी में माइनस साइन लगा हुआ है, यानी माइनस प्लस। और माइनस प्लस हमें पता है जब सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ज़ीरो होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको मिला है निरक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर, वो है ज़ीरो, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केवल वैद्युत विभव होता है, निरक्ष पर कोई वैद्युत विभव हमें प्राप्त नहीं होता। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।